विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान भारत सरकार के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल स्वरूप जी हैं। अनिल स्वरूप जी एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश सरकार में और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उनका एक बहुत ही लंबा अनुभव रहा है इंडस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग, कोल, इन विभागों में काम करने का। वे नौकरी में रहते हुए एजुकेशन के सेक्टर में, कोल के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में तमाम ऐसे निर्णय उन्होंने करवाए और किए जो कि लैंडमार्क फैसले माने जाते हैं, पिछली सरकार के भी और मौजूदा सरकार के भी। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2021 के बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनको क्या लगता है कि क्या 2021 में देश की आर्थिक हालात में कुछ सुधार होगा, क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसमें कुछ बदलाव आएगा, क्या बैंकिंग सेक्टर जो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है उसकी हालत में कोई सुधार होगा। इन सब विषयों पर जानने की कोशिश करेंगे। खास तौर से नीति आयोग के बारे में, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उनका क्या आकलन है। तो अब से हम उनसे एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले सवाल तो यही कि 2021 के बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? ये मान के चलना होगा कि सरकार के पास स्पेस यानी कि वो धनराशि उपलब्ध नहीं होगी जिसके माध्यम से बहुत बड़ा वो पुश दे सके, और इसको करने के लिए सरकार को फिस्कल डेफिसिट पे जाना पड़ेगा, जो भी जिसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से अपने बजट डेफिसिट को पूरा करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन होने की संभावना रहती है, और जिसका प्रभाव सबसे अधिक गरीब तबके पर पड़ता है। तो एक कठिन और दुरूह कार्य है सरकार के लिए इस समय आने वाले बजट में। मेरे विचार से चूंकि वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत इंटरवेंशन नहीं किए जा सकते, क्योंकि पूर्व कुछ माह में जो सरकार ने स्टेप्स अनाउंस किए हैं वो भी मॉनिटरी हैं, वो फिस्कल नहीं, यानी कि सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर रही है, और उसका कारण भी है कि उतना पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सरकार को पूरा बल व्यवस्था के सुधार में देना चाहिए, जो कि हो सकता है। यानी कि आप प्रत्येक अगर पहलुओं को देखें, जैसे इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें, तो अब ये अपेक्षा करना कि सरकार कोई मेजर टैक्स कंसेशन करेगी इंडस्ट्री के लिए, वो मेरा ख्याल उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में टैक्स पे कंसेशन दिया जाना व्यवहारिक नहीं है और ना ये हो पाएगा। तो वित्तीय दृष्टिकोण से तो मुझे बहुत सहायता होती इंडस्ट्री को नहीं दिख रही, लेकिन बहुत से ऐसे अन्य कार्य हैं जिसमें इंडस्ट्री की सहायता हो सकती है। जैसे जितनी प्रक्रियाएं हैं, अगर उन पे पहले चर्चा बहुत हुई है, अगर प्रक्रियाओं को सुधार किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया की प्रतिपूर्ति में इंडस्ट्री को बहुत खर्चा वहन करना पड़ता है। तो एक, या तो सरकार अपनी जेब से पैसा दे या फिर उनके खर्चे को कम करने का प्रयास करे, और उसका तरीका यह है कि जो डिलेज है यदि वो कम हो जाएंगे तो जो कॉस्ट है इंडस्ट्री की वो भी कम हो जाएगी। अब ये डिले कैसे कम हो सकते हैं? ये एक प्रयास हुआ था 2013 में, जब यूपीए सरकार थी, जब सब स्कैम्स आ रहे थे। उस समय एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की स्थापना की गई थी, और वो उस समय की गई थी जब सामान्य रूप से जो क्लियरेंसेस होती हैं वो नहीं हो पा रही थी, और उनको गति देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की स्थापना की गई। जब वो सरकार चली गई और ये सरकार आई तो उन्होंने भी आरंभ में उस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को जारी रखा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 15 माह के कार्यकाल में, क्योंकि मैं उसका अध्यक्ष था प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का, 15 माह के कार्यकाल में 5 लाख करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंस हुआ था। अब प्रश्न यह है कि आप किसी भी इंडस्ट्री से बात करें तो वो शायद सरकार से वित्तीय सहायता उतना नहीं चाहता, वो चाहता इंडस्ट्री ये है कि जो मेरी समस्याएं हैं, जो गैर वित्तीय हैं, उनका समाधान कैसे हो। और वो यदि जितनी क्लियरेंसेस हैं त्वरित गति से अगर होंगी तो जो जो डिले का कॉस्ट है या स्पीड मनी का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट होने लगेंगे। इसके कई सारे लाभ इकोनॉमी को होंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट जल्दी होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अगर प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। एक
एक क्षेत्र है जिसका मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है। रियल एस्टेट बिल्कुल ठप हो गया है। अब थोड़ी इसमें थोड़ी थोड़ी गति आ रही है, लेकिन मेरे विचार से इस सेक्टर को रिवाइव करना एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भी बहुत ज्यादा वित्तीय वहन नहीं पड़ेगा सरकार को। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मानना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, तो व्यवस्था कैसे सुधारी जाए और किस क्षेत्र में सुधारी जाए। वैसे तो कई क्षेत्र हैं जहां पे व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट में अगर व्यवस्था सुधरेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी सुधरेगा। अनिल सर, आप जब पीएमजी के चेयरमैन थे तो उस समय हमारी आपकी कई राउंड बात हुई थी, हमने आपका इंटरव्यू भी किया था और उस समय भी आपने कहा था कि अगर लाल फीताशाही कम हो जाए, प्रोसीजरल जो डिलेज होते हैं वो कम हो जाए, तो इकोनॉमी की हालत अपने आप बेहतर दिखने लगेगी। पिछले लगभग 7 वर्षों से ये माना जा रहा है कि सरकार डिसीजन लेने में तो कोई कोताही नहीं कर रही है। एक के बाद एक तमाम बहुत ही एम्बिशियस डिसीजंस लिए गए हैं, बहुत रेडिकल डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या और भी तमाम इस तरह के फैसले सरकार ने लिए हैं। अभी 3 कृषि कानून हैं, जिसको लेके माना जा रहा है कि अपने आप में बहुत ही एक तरह से ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। लेकिन एक बात जो अभी भी महसूस की जा रही है सेक्टर अलग-अलग सेक्टर्स की तरफ से, जिसकी चर्चा आपने भी की, कि प्रोसीजरल डिलेज बहुत है, गवर्नेंस बहुत पुअर है, एग्जीक्यूशंस लेवल पर काफी ढिलाई है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं रिस्पॉन्सिबल है? क्या ब्यूरोक्रेसी को एग्जीक्यूशन लेवल पर जाके उस तरह का अपनी नियत, अपनी इंटेंशन नहीं जाहिर करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है या बाकी सेक्टर है, वह अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करे? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस सरकार ने पिछले कई वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इन निर्णयों का क्रियान्वयन उसी स्वरूप में हुआ जैसा कि लोगों ने विचार किया था, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सामान्य रूप से हम लोग किसी भी चर्चा में कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल कर दीजिए। ब्यूरोक्रेसी तो रिस्पॉन्सिबल है ही। प्रश्न ये है कि वही ब्यूरोक्रेसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अच्छे कार्य भी कर रही है, और उस ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर सकते हैं, इसका मतलब वो काम हो सकता है। अगर कोई भी काम नहीं कर सकता होता तो हम मान लेते कोई नहीं हो सकता। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए, इस सरकार में कोयले के संदर्भ में जो कार्य हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। इसी तरह स्वच्छता अभियान में जो कार्य हुआ परमेश्वर नैयर के नेतृत्व में, वो अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो आयुष्मान भारत की योजना चल रही है इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, ऐसा काम पूर्व में उतना अच्छा कभी नहीं हुआ। यानी कि ये काम हुए हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में काम हो गए और दूसरे क्षेत्र में काम नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी तो वही थी तो कैसे हो गए। इसमें एक और उदाहरण देना चाहूंगा और स्पष्ट करने। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ दिनों पूर्व, उसमें कहा था 2014 में जब ये सरकार आई थी तो 2 गंभीर समस्याएं सरकार के पास थी। एक थी ऊर्जा के क्षेत्र में, पावर सेक्टर कोलैप्स कर रहा था, काफी स्थिति खराब थी। और एक थी कोल के सेक्टर में। अब किसी को इस बात पे विश्लेषण करना होगा कि कोल की स्थिति क्यों सुधर गई और ऊर्जा की स्थिति बद से बदतर क्यों हो रही है। सरकार वही है, अधिकारी वही हैं। तो ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल करिए, मैं नहीं समझता केवल ये कह देने से काम चलेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई योजना सफल हुई तो क्यों हुई, और क्या उसका हम रेप्लिकेशन या उससे कुछ सीख के हम और योजनाओं को कर सकते हैं। और यदि कोई योजना असफल हुई तो वो क्यों हुई, और उसको कारण जान के उसको सुधार करें। हम दोषारोपण करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर व्यवस्था में कुछ अच्छा काम हो रहा है, कुछ खराब काम हो रहा है। अगर अच्छे काम से हम सीख नहीं लेंगे और जो काम ठीक नहीं हो रहा है उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये क्यों हुआ? किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहली चीज ये आवश्यक है कि हम सहमत हों कि वो समस्या है।
मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उस समस्या को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जब हम समस्या ही नहीं मानेंगे तो समाधान कैसे होगा? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब हम ये मान लेंगे कि समस्या है तो उसका कारण जानने की कोशिश करें कि वो समस्या क्यों है और क्या इस प्रकार की समस्या का समाधान पहले या कहीं और आज की तारीख में हो रहा है? क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं? तो मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि इस देश की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। प्रश्न ये है कि उस समस्या को हम देख कैसे रहे हैं। मैं उदाहरण फिर देना चाहूंगा, जहां एक और मैंने 3 बड़े अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों को आपको बताया। दूसरी ओर आप मेक इन इंडिया को देख लीजिए। इतना शेर दहाड़ा आज की तारीख में हमें पूछना चाहिए कि वो शेर कितने कदम चला। अब हम ये मानने को तैयार ही नहीं है शेर नहीं चला। अब हम ये मानेंगे नहीं शेर नहीं चला तो फिर इंडस्ट्री का कैसे लाभ होगा? आप सोचिए, हम इतना मेहनत करके बाहर जाके पूंजी निवेशकों को बुला रहे हैं यहाँ पर। अरे उसकी क्या जरूरत है? आप यहाँ के निवेशक को स्वस्थ रखिए, उसका ख्याल कीजिए, तो अपने आप वो कहेगा बड़ा अच्छा माहौल और लोग आएंगे करने के लिए। हो क्या रहा है कि हम दिवोस में जाके बड़ी बड़ी बात कर देते हैं ठंड में, और यहाँ की गर्मी का हम समझते नहीं। जब तक हम धरातल की गर्मी को नहीं समझेंगे, जब तक हम धरातल की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, सुधार नहीं हो सकता। और ये धरातल की वास्तविकता परमेश्वरन अय्यर ने स्वच्छ अभियान में स्थापित किया। ये अगर आप जानकारी करें कि स्वच्छता अभियान या आयुष्मान भारत या कोल की समस्या क्यों हुई, कोई लोग मुझसे पूछते हैं कोल का कैसा हुआ। हमने कहा 2 वर्ष के कार्यकाल में सचिव के रूप में मैंने एक भी बैठक दिल्ली में नहीं की। सब बैठकें राज्य में जाके की, क्षेत्र में जाके की। अब इसमें एक उत्तर है कई समस्याओं का। पावर की समस्या का समाधान हम दिल्ली से कर रहे थे, कोल की समस्या का समाधान क्षेत्र में जाके हो रहा था। मैं अक्सर ये प्रश्न करता हूं कि ऊर्जा क्षेत्र का समाधान गुजरात में स्पष्ट रूप से हो गया, तो बाकी राज्य उनसे सीखते क्यों नहीं? हम लोग अक्सर बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने जिस क्षेत्र में सबसे बढ़िया कार्य किया गुजरात में, वो राजस्थान में क्यों नहीं हो पाया? हम जानकारी करने की कोशिश करें ना। जब हम इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे तो इन प्रश्न के उत्तर मिलेंगे और समाधान होगा। और समाधान इसलिए नहीं होगा कि कोई बता रहा है समाधान, समाधान हुआ है। गुजरात में ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हुआ है। मैंने तो कहा था उस समय भी, मैं कोयला सचिव था, क्योंकि प्रभाव मुझ पर भी पड़ रहा था ऊर्जा क्षेत्र के निष्क्रिय होने के फलस्वरूप। जो धनराशि कोल इंडिया को मिलनी चाहिए थी जेनकोस से, वो नहीं मिल पा रही थी। वो इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि डिस्कॉम्स की हालत खराब थी। डिस्कॉम्स जेनकोस को नहीं देते थे, जेनकोस कोल इंडिया को नहीं देते थे। तो मैं तब भी कहता था कि साहब ये आप ये क्यों नहीं करते कि टीम राजस्थान की गांधीनगर में जाके बैठे हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, वहां समझे कि उन्होंने कैसे किया और उनके साथ मिलकर वही व्यवस्था। क्योंकि राजस्थान और गुजरात पड़ोस में है, दोनों की टेरेन एक सी है। लेकिन अगर हम दिल्ली से ही समस्याओं को समाधान करेंगे तो शायद नहीं होगा। कभी कभी गलतफहमी हम लोग को दिल्ली में बैठे हो जाती है कि सब विजडम मुझ में है, वही समस्या शुरू होती है। अगर आप क्षेत्र में जाके समस्याओं का समाधान ढूंढें तो क्षेत्र में समस्या का समाधान हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो बजट में पैसे के माध्यम से मैं नहीं देख रहा हूं ज्यादा कुछ होने वाला है, क्योंकि पैसा है ही नहीं उतना। हम बेकार बात कर रहे हैं पैसे की। हम प्रोसीजर्स की, हम व्यवस्था की बात करें जिससे वैल्यू जनरेशन होगा। अल्टीमेटली पैसा लगा के हम और पैसे की बात करते हैं ना, तो पैसा बचा के भी तो उतना पैसा बन जाएगा। तो हम क्यों खर्चा करना चाहते हैं जब पैसा बच सकता है? आज की तारीख में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या पूंजी निवेशक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, और कंफर्टेबल ये सीआई और फिक्की के सेमिनार में नहीं, वहां किसी की हिम्मत नहीं है वास्तविकता बोलने की, तो जो बोल देगा परेशानी में आ जाएगा। तो आप उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का पहले समस्या समझें। ये ना कहें कि शेर दहाड़ रहा है तो मेक इन इंडिया तो हो ही रहा है क्योंकि शेर धड़ाधड़ दहाड़ रहा है। नहीं, आप बैठे उनके साथ। क्योंकि मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि फी रेगुलेशन, फी बहुत प्राइवेट सेक्टर वाले चार्ज कर रहे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश में पा लिया गया है। कैसे पाया गया? कि उसका जो एक्ट बना, लेजिस्लेशन, मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि आजकल फार्मर लेजिस्लेशन की बड़ी बात चल रही है। उस एक्ट को बनाने की प्रक्रिया पूरी फिक्की ने की थी। पूरा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था, जो ओनर्स थे उन्होंने बैठ के बनाया था। मैंने उनसे कहा समस्या आपकी है, आप बताओ क्या समाधान है। उन्होंने एक्ट बनाया, फिर यूपी गवर्नमेंट के साथ बैठा गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी लेजिस्लेशन या किसी भी प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्टेक होल्डर्स को साथ लाना बहुत ही आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लिया इसलिए सब ठीक है। मैं फार्म लेजिस्लेशन के बारे में बताऊं, 2000 से मैं इसका जो आज हुआ है फार्म लेजिस्लेशन को वो चाह रहा था।
क्योंकि मैंने इस सेक्टर को देखा है। मेरे विचार से काश्तकारों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या आ गई कि हमने स्टेक होल्डर्स को जिस स्तर पर उनसे हमें चर्चा करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, शायद नहीं किया। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा, उसमें यही कहा कि इस लेजिस्लेशन से बढ़िया लेजिस्लेशन नहीं हो सकते। तो एक आध कुछ कमी हो सकती है, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर इसमें स्टेक होल्डर्स को टोटली कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, आप देखिए राज्यसभा में उसको पास करा दिया गया। आपने चर्चा क्यों नहीं होने दी? जब अच्छा लेजिस्लेशन है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा हो सकता है और अच्छे विचार आ जाते, कोई परफेक्ट नहीं होती। तो ये 3 अच्छे बड़े बढ़िया लेजिस्लेशन इस समय चल निकलते। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इसी प्रकार की स्थिति 2014 में आई थी, जब हमें कोल का लेजिस्लेशन लाना था। उस समय भी सरकार के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। हमने कैसे समाधान किया? मैंने एक पुस्तक लिखी, एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट। उसमें चैप्टर्स लिखे मैंने कि कैसे हमने ऑपोजिशन को साथ लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं इससे पूर्व लेबर मिनिस्ट्री में था, वहां मैंने खरगे जी के साथ काम किया और खरगे जी ऑपोजिशन में थे कांग्रेस में। तो मैं खरगे जी से एक नीति बनाई, अरुण जेटली साहब के साथ बैठकर मैं मिलने गया उनसे व्यक्तिगत रूप से, और मैंने जाके उनको समझाया, पूरा अनुरोध किया कि आप इसको अपोज करें, लेकिन आपकी पार्टी जो है वेल में ना आए पार्लियामेंट के, फिर देखेंगे जो भी होगा। तो उन्होंने कहा अनिल जी हम बता तो नहीं सकते, लेकिन वो पार्टी फिर वेल में नहीं आई। और कोल का लेजिस्लेशन इससे कम मेजोरिटी, राज्यसभा की आज से कम मेजोरिटी होते हुए पास हुआ। उसका कारण ये था कि अरुण जेटली जी ने नवीन पटनायक को अपने घर पे बुलाया, मैं गया वहां मिलकर उनको पूरा समझाया। तो ये व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहां हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम कोशिश भी नहीं करें, हम कहेंगे यही ठीक है और जो मैं कह रहा हूं ठीक है, वहां समस्या आ जाएगी। आप साथ लेकर चलेंगे सब चलेगा। तो बजट में तो मैं ज्यादा अपेक्षा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सरकार को पैसा नहीं है, लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे मुझे मैं होप कर रहा हूं कि वो प्रक्रियाओं को सुधारने का उसमें प्रयास करेंगे। अनिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही हैं, उसको मैं थोड़ा-सा रिपीट करना चाहूँगा। मेक इन इंडिया की आपने चर्चा की, हमने भी मेक इन इंडिया पर कई आर्टिकल लिखे हैं, जब से वह शेर दिखाई दे रहा था, अब तो शेर भी हटा दिया गया वहाँ से। क्या आपको लगता है कि प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करके नीति आयोग बनाई गई और नीति आयोग से जिस तरह के कार्यों की अपेक्षा थी, वहां बैठे लोगों से जिस तरह के कार्यों की अपेक्षा थी, प्लानिंग की अपेक्षा थी, वह करने में नीति आयोग फेल रहा है? पहला सवाल। नहीं, और दूसरा नहीं मेरा जी, नहीं, जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। मेरा ये मानना नहीं है कि नीति आयोग फेल रहा है। नीति आयोग ने बड़े अच्छे काम किए। ऐसा नहीं है कि नीति आयोग ने, और जो प्लानिंग कमीशन था उसके बारे में समस्याएं थी बहुत सारी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन एक रुकावट बन रहा था बल्कि बढ़ाने के लिए। तो नीति आयोग जो बनाया गया उसका उद्देश्य ठीक था और मैं समझता हूँ काफी अच्छे कार्य भी हुए। लेकिन ये कहना कि हर कार्य ठीक हुआ, वहां गड़बड़ हो जाता है। हम कभी कभी इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वहीं पर मैं बार बार, जो मैंने आप शुरू में स्मरण करें, जो मैंने कहा था कि अगर देखिए मिस्टेक करना स्वाभाविक है, एक नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति 10 कार्य करेगा, उसमें एक दो में गलती होगी, तो मान लेने में क्या जा रहा है? हम कब तक शेर को दिखाते रहेंगे जब चलेगा नहीं, और बताते रहेंगे चल रहा है। देखिए नीति आयोग ने एजुकेशन के क्षेत्र में एस्पिरेशनल डिस्कस लाके बड़ा अच्छा कार्य किया है, कई जगह अच्छा कार्य किया है, कई जगह लोगों को गाइड किया है। आयुष्मान भारत में भी जो सक्सेसफुल योजना, उसमें नीति आयोग का योगदान है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहीं हुआ। तो मैं, मेरे हिसाब से उनको मान लेना चाहिए कि शेर को दूसरी तरीके से चलाएंगे। ये धारणा धाड़े थे, लेकिन मान लेने में क्या जा रहा है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। समस्या वहां आती है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि कई सक्सेसफुल स्कीम्स चली हैं और फील्ड पे अच्छी हुई हैं, उनसे हम सीखें। और जो नहीं चला उसको मान लेने में क्या जा रहा है? कोई ऊंच नीच थोड़ी ना हो जाती है। हम क्या करते हैं बाहर बैठे हुए, हम पूरी संस्था को अच्छा या बुरा कह देते हैं। ऐसा व्यक्ति में भी नहीं होता, संस्था में भी नहीं होता। हर व्यक्ति में भी कुछ अच्छी चीजें, कुछ खराब चीजें। ऐसी संस्था में भी कुछ सफलताएं होंगी, असफलताएं होंगी। अल्टीमेट सफलता इस बार पे निर्भर करती है कि आप अपनी असफलता को माने। इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से हम बार बार ये कहते रहेंगे कि टेलीफोन, मोबाइल फोन का बड़ा उत्पादन हो रहा है इस देश में, और उसको दिखाएं मेक इन इंडिया का, ये उचित नहीं। हम इसको माने कि अगर नहीं चला तो क्यों नहीं चला, अपनी समस्या को समझें और फिर एक नई नीति बनाएं। भाई नीति आयोग का काम नीति बनाना है ना, तो बनाए नई नीति। लेकिन आप नीति पिछली वाली को मानेंगे ही नहीं कि गड़बड़ हुआ है या सफल नहीं हुआ है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे?
दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर को लेके एक आम जनता के मन में बहुत डर बना हुआ है कि ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं या तो वो डूबते जा रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने बैंकों से पैसा ले लिया और वे अब वापस नहीं कर रहे हैं। वो गरीबों का पैसा बड़े कॉरपोरेट्स के खजाने में चला गया और उन्होंने अपने को दिवालिया और एनपीए डिक्लेयर कर दिया। तो बैंकिंग सेक्टर की हालत सुधारने के लिए और यह गारंटी देने के लिए आम जनता को, जो लोग कि 2-2 4-4 हज़ार रुपया की सेविंग करके बैंकों में जमा करते रहे हैं और डिपॉजिट एफडी करते रहे हैं, उनका पैसा सुरक्षित है बैंकों में। इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? आप किस रूप में देख रहे हैं कि बैंक क्यों डूबते जा रहे हैं हमारे देश के? देखिए, बैंकिंग की स्थिति भयावह है। आप हल्की बात कर रहे हैं, बड़ी स्थिति गंभीर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ही खराब है। और ये कहना उचित नहीं है कि केवल पब्लिक सेक्टर बैंक। यस बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं था। और मैं और बैंक्स का भी नाम ले सकता हूं जो पब्लिक सेक्टर नहीं है। तो प्रश्न पब्लिक और प्राइवेट का नहीं है। हम अक्सर इस डिबेट को पब्लिक प्राइवेट में ले जाते हैं। प्रश्न है उस पूरी व्यवस्था का जिसमें बैंकिंग सेक्टर को समस्या हो रही है। नंबर एक, ना केवल बैंकिंग सेक्टर अन्यथा भी जिस व्यक्ति को आप वहां के टॉप पर बैठा रहे हैं, उसके बारे में आप कैसे व्यक्ति को बैठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि मेरा मानना है कि रामचंद्र जी के समय से अयोध्या रामचंद्र जी से चढ़ी खड़ाओं से नीचे। आप सही आदमी को वहां बैठा लेंगे, सही रामचंद्र जी को बैठा लेंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। अब ये विचार करना पड़ेगा कि क्या वहां सही लोग बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। ये आज की व्यवस्था नहीं है, पहले से कि जो सिफारिश जोर से वहां आ जाता है, उसको पता है 2-3 साल उसको चेयरमैन सीएमडी बन के रहना है, वो अपनी बैलेंस शीट ठीक करने में लगा रहता है। तो उसमें वो सब विंडो ड्रेसिंग सब हर प्रकार की करता है। क्या किसी में हिम्मत है कि वो वास्तविकता को सामने ला के रखे और फिर सुधारे? मैं फिर उस बात पे जा रहा हूं कि अगर आप अपनी कमी को उजागर नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं तो सुधार नहीं और स्थिति खराब होती चली जाएगी। तो अगर आप एक बार मान लें कि ये व्यवस्था में प्रॉब्लम है तो सुधार निश्चित रूप से होगा। किस किस व्यक्ति के कहने पे किस किस चेयरमैन सीएमडी की नियुक्ति हुई है, जांच इस बात की होनी चाहिए क्यों हुई, उस समय कैसे हुई। मैं उसके बाद इस समय ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि सुधार टॉप अगर सही होगा बैंक में तो निश्चित सुधार होगा। आप देखिए आईसीआईसी बैंक जो उभरा, वो क्यों उभरा? एक व्यक्ति ने उसको बनाया, चढ़ाया और फिर और व्यक्ति आया उसने बिगाड़ा। तो मैं नाम बिना लिए आपको सिर्फ बताना चाहूंगा, आप किसी व्यवस्था में देखिए, आपने जिले का कहीं देखा होगा, जिला का एग्जाम्पल, एक डीएम आता है, सडनली लोग कहते हैं देखिए जिला कितना सुधर। कैसे? लोग तो वही है, काम करने वाले वही है। काम करने वाले अब टिम्बकटू या इंग्लैंड से तो आएंगे नहीं, यही वाले हैं। तो इस बात पे चाहे वो सचिव हो किसी विभाग का, चाहे वो चेयरमैन सीएमडी हो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको, आप कोल इंडिया ले लीजिए क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है। कोल इंडिया में सुधार या कोल प्रोडक्शन के सुधार का लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। किया उस समय जो चेयरमैन थे सुधीर भट्टाचार्य, उन्होंने किया। मेरा सिर्फ काम यह था कि मैं उनको चयनित करके लाया, ठोक बजा। हमें करना यह है कि अच्छे आदमी को हम बैठा दें। अब जैसे वो जब चले गए सुधीर भट्टाचार्य तो साल भर तक वो सीएमडी नहीं रहा। अब इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि जब उस व्यक्ति को पता था कि ये जा रहे हैं तो क्यों नहीं हुआ चेयरमैन कोल इंडिया। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेगा। इसमें ब्यूरोक्रेट क्या कर लेगा? क्यों? किसी को नियुक्ति करनी थी ना, जिस भी संस्था को उसकी नियुक्ति करनी थी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब आप सही चेयरमैन कोल इंडिया ले आए, कोल इंडिया में फिर सुधार हो रहा है। तो ये स्पष्ट है। आप किसी भी संस्था को ले लीजिए, आप सेलेक्ट करके अच्छे वो इस व्यवस्था, आप वर्तमान चेयरमैन कोल इंडिया को लेकर आइए, वेरी फाइन ऑफिसर। कोल इंडिया फिर उभर रहा, रिकॉर्ड उसमें उन्होंने ई ऑक्शन किया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, वेदर ही इज ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट और वेदर ही इज प्लायबल। अब आप ये निर्णय किसी को करना पड़ेगा कि हम प्लायबल व्यक्ति को ला रहे हैं या ऑनेस्ट एफिशिएंट व्यक्ति को ला रहे हैं। अनिल सर, एक और थिंकिंग चल रही है और एक आइडियाज फ्लोट होते हैं समय समय पर कि बैंक अधिकारियों को जो जांच का एक खौफ दिखाया जा रहा है और अलग-अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो बैंकों के पीछे हंट कर रही हैं, उसके वजह से भी बैंकों की हालत बिगड़ती जा रही है और बैंक के
लोग उस इनिशिएटिव, उस कॉन्फिडेंस के साथ काम करने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो हमारे पीछे जांच एजेंसियां लग जाएंगी और मेरा हैरेसमेंट शुरू हो जाएगा। इसमें कितनी देखिए सच्चाई है? देखिए मैंने बहुत नजदीकी से एक दूसरी व्यवस्था में इसी प्रकार की प्रक्रिया को देखा है, और मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में उस पर पूरा चैप्टर लिखा है। और पूरी पुस्तिका में नेगेटिवली मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिया, बाकी किसी का नाम नहीं लिया, और वो व्यक्ति थे तत्कालीन सीएजी। उन्होंने इस व्यवस्था का जितना चौपटीकरण किया है शायद किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। चौपटीकरण इसलिए नहीं किया कि उन्होंने बताया कि यहाँ गड़बड़ हुआ, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि लोगों के समझ में आने लगा कि हम सही या गलत काम करें ना करें, हमारे अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है। और हुआ, आप देखिए हरीश चंद्र गुप्ता जैसे अधिकारी को इतना परेशानी का झेलना पड़ा उस सीएजी रिपोर्ट की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय जो पोल में अनियमितताएं हुई थी वो नहीं हुई थी, बट जिस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण हुआ वो उचित नहीं था। अपनी पुस्तक में मैंने कैलकुलेट करके बताया है कि तत्कालीन सीएजी की कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत थे, बिल्कुल उन्होंने इमेजिन करके। तो अब वो गलत सही तो कोई और बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव जो मैंने स्वयं देखा कोल मिनिस्ट्री में कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी अपने आप को फाइल में कमिट नहीं करना चाह रहा था। पहली बार कदाचित इस देश के इतिहास में हुआ होगा कि कमिटमेंट सचिव ने किया किसी एलोकेशन ब्लॉक को। मैंने किया, वो रिस्क था, मैंने लिया उस समय। लेकिन माहौल किसने बनाया? माहौल इस व्यक्ति। उस माहौल के फलस्वरूप, एंड बाय द वे वही सीएजी पहले बैंकिंग सेक्रेटरी भी होते थे। तो बैंकिंग में ये जो हमने माहौल बना दिया, ये तो और भी भयावह है। यानी कि गड़बड़ है और जो सही करना चाहता है वो कर नहीं रहा, तो इट इज लीडिंग टू इनएक्शन। तो इससे बड़ी बुरी स्थिति हो नहीं सकती। हमें कॉन्फिडेंस जीतना होगा। हमें जो व्यक्ति वास्तविकता में गड़बड़ कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अब हम सबको दौड़ाना शुरू करेंगे, हरीश गुप्ता साहब जैसे लोगों को दौड़ाना शुरू करेंगे, तो मेरे पास समय तो बचेगा नहीं विजय मल्ल्या को पकड़ने के लिए, वो तो उड़ जाएगा। अब जिसको पास अपना वकील रखने के लिए पैसा नहीं, उसको अंदर दबोचेंगे। यहाँ पर ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी यही बात व्यवस्था तो से कही जा रही है, यही जी बात तो कही जा रही है कि जब इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिसाइजेशन होने लगता है, तो उसमें तमाम इनोसेंट लोग उसके विक्टिम हो जाते हैं। जो करप्ट होते हैं उनको एक शील्ड मिल जाती है, चाहे टीएन चतुर्वेदी का टाइम रहा हो या विनोद राय का टाइम रहा हो। 2 बार ऐसा देखने को मिला है कि सीएजी के रूप में इन 2 व्यक्तियों ने जिस तरह से सीएजी के संस्था का पॉलिटिसाइजेशन किया, उसका खामियाजा देश को और ऑनेस्ट सिस्टम को बरसों भुगतना पड़ा और आगे भी शायद भुगतना पड़ेगा। तो क्या देखिए इसको आप जी, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं चाहे क्रिटिसिज्म जरूर करूं, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि सब व्यवस्था में सुधार हो सकता है। निर्भर इस बात पे करता है कि किस व्यक्ति को उस स्थल पे हम बैठाएं। आपको मैं एक और चैप्टर का हवाला देना चाहूंगा अपनी पुस्तक में, जिसमें जो तत्कालीन सीएजी थे उसके बाद जो सीएजी आए वो भी विनोद राय बनना चाह रहे थे, और उन्होंने भी जो रिपोर्ट लिखी थी अगर वो रिलीज हो जाती तो एक और स्कैम सामने आ जाता। लेकिन मैंने उनको फिर कन्फ्रंट किया, और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो मैंने अटॉर्नी जनरल से राय लेकर उनको भेजी। तब वो उनको समझ में आया कि वो गलत क्या है। आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा उस रिपोर्ट का। उन्होंने एक आपत्ति की कि हमने जो कोल ब्लॉक ऑप्शन किए उसमें हमने कुछ लोगों का रिजेक्ट कर दिया कोल एलोकेशन बिना कारण दिए हुए। उन्होंने कहा कि आपको कारण देने चाहिए थे, हमने कुछ नहीं किया। हमने सीएजी की प्रशासनिक व्यवस्था का उनका जियो निकाला, और उसमें उन्होंने अपने आप को अधिकार दिया हुआ था कि हमारे यहाँ जो टेंडर आएगा उसमें बिना कारण के हम रिजेक्ट कर देंगे। जब हमने उनको वापस भेजा तो उनको नहीं समझ में आया कहाँ है हो गया। देखिए, हम लोग समस्या हम कुछ लोगों में ये होती है, हम रिच एंड फेमस बनना चाहते हैं। तो एक विनोद राय साहब फेमस बन गए, उनके जो बाद में आए वो भी फेमस बनना चाहते थे। उनको इस समस्या ये हो गई, एक तो ज्यादा जोरदार सरकार थी और दूसरे ज्यादा जोरदार अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको कन्फ्रंट कर लिया। शायद पिछली सरकार में वो नहीं जोरदार लोग थे जो कन्फ्रंट कर सकते थे। तो उससे नुकसान जो है व्यवस्था को होता है, कार्यक्रम को होता है, कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है। ये मेरे ख्याल देश के लिए उचित नहीं है और इस पर विचार करना चाहिए। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। जो एक सेक्शन था 13(1)D करके एक सेक्शन होता था एंटी करप्शन एक्ट का, उसको उन्होंने डिलीट किया, क्योंकि वो अजीब खतरनाक सेक्शन था कि मेलाफाइडी हो ना हो
अगर कोई गलती है तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज कर सकता है। अरे भाई, उस व्यक्ति, गलती किसी से, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, बट आप मेलाफाइडी का प्रिजम्पशन थोड़ी ना करेंगे कि उसने, आप तो परिचित हैं हरीश गुप्ता साहब से, दुनिया जी जानती है वो अच्छी कितने अच्छी तरह हम लोग अब जानते होंगे। क्योंकि लॉ ऐसा था, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना वकील कर सके। तो ये स्थिति उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और दोबारा फिर हम आपको कष्ट देंगे महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी राय जानने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।